हाल ही में आपको पता है ना, एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था 70 आवर वर्क वीक। हाँ जी, बिल्कुल। राइट, और सब लोग बोल रहे थे हाँ 70 क्या 140 करना चाहिए। तो इससे एक ही सेक्टर का बिजनेस बनेगा, वो है फार्मा, बिकॉज फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो खत्म हो जाएगी। यही इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति जी, इनका कहना है कि हमें वीक में 70 घंटे काम करना चाहिए। अब इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है और इसलिए मैंने इनके स्टेटमेंट को इस वीडियो में ऐड किया है। 2013 में आईटी फ्रेशर की सैलरी थी 3.5 लाख, ज़्यादा हो गई, 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए। लेकिन अगर हम 22 और 23 की बात करें, 2022 और 2023 के बीच में ये सैलरी हो गई 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए। और अगर मैं 2024 की बात करूँ तो आई थिंक ये सेम ही रहने वाली है। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंडिया का एक ऐसा पिलर है जो इंडियन इकोनॉमी को, जीडीपी को तेजी से ग्रो करने में अपना योगदान दे रहा है। आज इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में टोटल 9.3% से ज़्यादा शेयर ऐड करता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसके वजह से या इसी का रिजल्ट है कि आज हमारा देश भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश में कई आईटी पार्क्स है, आईटी हब्स है, लेकिन बैंगलोर इंडियाज बिगेस्ट टेक हब है। और इसी तरह के और आईटी पार्क्स और आईटी हब्स इंडिया में डेवलप करना चालू है, जो हमारी इंडिया के जीडीपी को और साथ में इंडियन आईटी इंडस्ट्री को और तेज़ी से ग्रो करने में मदद करेगी। और साथ में इससे आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। देखो यार, जब भी हम आईटी कंपनी के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बहुत बड़ी कंपनी होगी, लोग बढ़िया से कपड़े पहन के एसी रूम में बैठ के काम कर रहे होंगे, जब चाहे चाय कॉफ़ी नाश्ता, घूमना फिरना, इंस्टाग्राम पर फोटोज, लिंक्डइन पर पोस्ट। मरना ठीक है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और यही है हमारे नज़र में आईटी जॉब। जब भी हम आईटी जॉब के बारे में सुनते हैं यही सब हमारे दिमाग में आता है कि यार लड़का तो बहुत बढ़िया कंपनी में है, बहुत बढ़िया उसकी लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है, मज़े ही मज़े है। देखो, आईटी जॉब, आईटी फील्ड में जाना करियर के हिसाब से बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। लेकिन तब जब आप इस इंडस्ट्री के दूसरे साइड को देखोगे, उसको देखकर समझकर उसमें जाओगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होती है और उसी को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ इस इंडस्ट्री की हिडन साइड को दिखाना या डार्क रियलिटी को एक्सप्लोर करना नहीं है, बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से कैसे सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम से डील करते हैं, वो बताना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटी एम्प्लॉयज़ को वीक में 45 से 50 आवर्स काम करना पड़ता है। अगर हम उसको डेली के हिसाब से देखें जो 9 आवर्स या 10 आवर्स पर डे होता है। लेकिन इसमें अगर प्रोजेक्ट डेडलाइन हो या कंपनी से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड कुछ और काम हो तो ये बढ़ भी सकता है। लेकिन हमने स्टार्ट में एक वीडियो देखा था इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति जी का। उन्होंने कहा था कि हमें हफ्ते में 70 घंटे काम करने चाहिए। और अगर हम आईटी इंडस्ट्री के फॉर्मेट के हिसाब से देखें जो 5 डेज वर्क होता है, मतलब हफ्ते में 5 दिन काम, उसके हिसाब से हर दिन का हमें 14 घंटा काम करना पड़ेगा अगर हमें 70 घंटे वीक के पूरे करने हो। अब मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद आईटी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप में से कोई है जो आईटी जॉब करता है और जिनको इसका एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आप इसके बारे में बता सकते हो, क्या सोचते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आईटी जॉब में हाई प्रेशर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये होने के कई रीजंस भी है, जैसे कि हाई स्क्रूटिनी, टाइट डेडलाइन, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे आपको कई रीजंस मिल जाएंगे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पर हो और आप क्या काम करते हो। और इसी इंटेंस प्रेशर का साइड इफेक्ट है कि आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप सेल्फ गिल्ट में जा सकते हो या आप सेल्फ डाउट भी फेस कर सकते हो। इमेजिन करो कि आपकी आईटी कंपनी में जॉब लगी है, आपके पास कोई काम नहीं है, मस्त आप बेंच पर बैठे हो बिना किसी काम के, उसको बेंच वार्मिंग करते, इट इज़ कॉल्ड बेंच वार्मिंग। 2-3 महीने आपके अकाउंट में बढ़िया से सैलरी आ रही है बिना किसी काम के। आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी, आप इस पर एंजॉय करोगे क्योंकि यार बिना किसी काम के पैसे आ रहे हैं। लेकिन एक दिन आपको लगेगा कि यार कोई कंपनी मुझे निकाल तो नहीं देगी, फायर तो नहीं कर देगी, क्योंकि मैंने कोई काम ही नहीं किया, मुझे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट असाइन ही नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर। बहुत कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाल भी रही है और इसका असर उनके एम्प्लॉयज़ के रिज्यूम पर और करियर पर भी पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, उस पर बात करते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी और आप न्यू टेक और स्किल्स को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाओगे और इसी रीज़न से कंपनी आपको निकाल भी सकती है, क्योंकि कंपनी आपसे काम चाहती है।
आप देखोगे तो हर दिन कुछ नया आता है, आपको सीखना पड़ता है। आईटी एम्प्लॉयज़ को एक कॉमन है कि उनको हर दिन अपने टेक्निकल स्किल्स पर या किसी भी स्किल पर ध्यान देना होता है, उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये आज के टाइम पर टेक्निकल फील्ड का फैक्ट है। जो 10 साल 15 साल 20 साल आईटी फील्ड में काम करते हैं वो आज भी अपने टेक्निकल स्किल्स पर काम करते रहते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्किल ऐसा है कि हर दिन कुछ नया होता है। एआई देखो 2-3 साल पहले कैसा था और अब देखो यार कहाँ का कहाँ चला गया। कंपनी आपको निकाल भी सकती है, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है। कंपनी को स्किल लोडेड एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन उसके साथ उन्हें एक्सपीरियंस वाले लोग भी चाहिए। जैसे जैसे आपके किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी स्किल्स में एक्सपर्ट होते जाओगे, आपको उसका एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो कंपनी आपको किसी भी हालत में कंपनी छोड़कर जाने नहीं देगी। और ये भी 100% सच है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री हमारे देश की इकोनॉमी को एक मजबूत पिलर है, ठीक है। उसी तरह वर्क कल्चर और इथिक्स हर कंपनी का एक पिलर है जो उसको बैलेंस करके रखता है, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। मैंने जोमेटो के फाउंडर का पॉडकास्ट देखा था बियर बाइसेप्स के साथ। उन्होंने कहा था कि वो अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा ध्यान वर्क कल्चर और इथिक्स पर देते हैं। इसी वर्क कल्चर और इथिक्स के बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे जेंडर बायस के बारे में पता चला। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जेंडर को हायरिंग में, प्रमोशन में और सैलरी में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मैंने कोरा पर भी देखा, मैंने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में देखा, तो लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए हुए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये बहुत ही सीरियस बात है यार। इससे क्या होता है, कंपनी में एक अनफेयर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब किसी कंपनी में एक स्पेशल या पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो अगर अपोजिट वाला जेंडर वो कोई भी हो सकता है, अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो फिर एंड इसी के कारण कंपनी में एक अनफेयर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आईटी जॉब में आपकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा खराब नहीं होती है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। और इसके कई रीजंस है, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इंटेंस प्रेशर, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस कंट्रीब्यूट्स टू हाई स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉयज। फेक डिग्रीज और सर्टिफिकेशन का ब्लैक मार्केट, इसके वजह से आज एक अनफेयर कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। हम यहाँ पर दो लोगों की बात करते हैं, ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं, ठीक है। ए ने अपना हार्डवर्क करके स्किल्स और सर्टिफिकेशन को लिया है, बी ने पैसे देकर ब्लैक मार्केट से स्किल्स और सर्टिफिकेशन को लिया है। स्किल्स तो नहीं ले सकता, लेकिन सर्टिफिकेशन को लिया है इससे अच्छे वाले। अगर हम यहाँ पर सी की बात करें, ऐसे समझो कि सी ने एक जॉब निकाली है जहाँ पर पहले सिर्फ ए ही एलिजिबल था, लेकिन अब क्या होगा पता है, इसने बी ने ब्लैक मार्केट से सर्टिफिकेशन ले लिए, ठीक है, स्किल्स आ गई। इसके बाद अब ये क्या करेगा, वो भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो भी उसके लिए अप्लाई करेगा। जहाँ पर पहले सिर्फ एक ही था, अब वहाँ पर दो लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है लास्ट में जॉब पर कौन लगेगा, उनके स्किल्स पर डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन जिस लाइन में पहले 100 लोग थे, 10 लोग थे, उस लाइन में आज 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 3000, 4000, 5000 लोग हैं। और आपको इसके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसका भी सोर्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ये ब्लैक मार्केट की वजह से आज आईटी इंडस्ट्री बोलो या किसी भी प्राइवेट जॉब में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुकी है। लेकिन ज़्यादातर आपको आईटी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज वाले मिल जाएंगे जो ब्लैक में आपको बनवा कर देते हैं। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, लैंग्वेज मिल जाएंगे। लेकिन आप बताओ, आप इस पर क्या सोचते हो, ये सच है या नहीं, या मैंने खुद ऑब्जर्व किया, आप ये भी मुझे बता सकते हो। एआई के कारण 2027 तक इंडिया में 4.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है, कुछ सर्वेस ये भी कहती है कि एआई के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब चली भी जाएगी। और हमने रिसेंटली बहुत ऐसा सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ ने अपने टेक टीम को निकालना चालू कर दिया, मतलब कम करना चालू कर दिया। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है इसी से रिलेटेड कि एआई आपकी जॉब को खाएगा नहीं, ये आपकी जॉब को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है, आपने बहुत बार ऐसा इधर उधर से सुना होगा कि 5 लोगों का काम एक व्यक्ति कर रहा है एआई का यूज़ करके, 10 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं एआई का यूज़ करके, तो बाकियों का क्या होगा? क्या उनको और एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा, फिर वो उतने लोगों का पैसा कमाएंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा समझो ना कि 2 लोग काम कर रहे हैं एआई का यूज़ करके, एक बंदा दूसरे का काम कर रहा है, तो फिर उसकी जॉब का क्या होगा? दोस्तों, जैसे ही कोविड आया और लॉकडाउन लगा, आईटी कंपनीज और आईटी जॉब्स की दोनों की डिमांड कम होने लगी। आईटी एम्प्लॉयज़ कहीं जहाँ पर थे लॉक हो गए, वो घर पर आ गए, गाँव में आ गए, ठीक है, कंपनीज बंद हो गई, सब बंद था, सब बंद। लेकिन ऑनलाइन सब चालू था।
ऑफलाइन सब बंद था, ऑनलाइन सब चालू था, हमारे पास टाइम था, सब कुछ था, लोग अपने अपने घर में मोबाइल फ़ोन में टैबलेट टीवी पीसी सब चला रहे थे। और जब हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसका वर्कलोड डायरेक्ट जाता है आईटी कंपनीज पर। लेकिन जैसे ही कंपनीज ने और एम्प्लॉयज़ ने मिलकर वर्क फ्रॉम होम चालू किया तब आईटी कंपनीज पर इतना ज़्यादा वर्कलोड आया कि उन्होंने इतनी हायरिंग की जितना आज तक कभी भी नहीं हुआ। और यहाँ से इस आईटी इंडस्ट्री की डिमांड इतनी बड़ी कि आज ज़्यादातर स्टूडेंट इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आपने मेरी लास्ट वाली लाइन सुनी, एक बार फिर से सुनो। और यहाँ से इस आईटी इंडस्ट्री की डिमांड इतनी बड़ी कि आज ज़्यादातर स्टूडेंट इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और इसी के वजह से आज इन आईटी कंपनीज के पास इतने आईटी एम्प्लॉयज़ है जितने इनके पास आईटी प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री ज़्यादातर सर्विसेज बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें इंडिया में कम पैसों में कम खर्चे में आईटी सर्विसेज मिल जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादातर सर्विस आईटी इंडस्ट्री से लेना पसंद करते हैं। बट जैसे ही इन देशों में रिसेशन आया, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होने लगी, वैसे ही इन देशों से इंडिया में बहुत ही कम काम आने लगा। कम काम यानी कि कम एम्प्लॉयज़। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करें तो इन देशों में अब रिसेशन थोड़ा कम होने लगा है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो रही है। लेकिन इस रिसेशन टॉपिक को इसलिए इस वीडियो में हमने कवर किया क्योंकि इस रिसेशन के कारण इंडिया में सच में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लोगों की जॉब चली गई। मुझे क्या लगता है नेक्स्ट हमारे लिए एआई हो सकता है। इससे एक तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी या तो बहुत सारे जॉब बनेंगी। लेकिन इंडिया में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे देश ने खुद कुछ ऐसे कदम उठाए, लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके कारण हम इस रिसेशन को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया के कारण आज हमारे देश में इतने ज़्यादा स्टार्टअप बन रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ को लेकर आगे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से सिर्फ 5 या 10 साल ही आगे देखेंगे हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आपको 100 नहीं हज़ारों ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस में होगी। कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ ने अपना खुद का स्टार्टअप चालू किया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सर्विसेज चाहिए अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए, तो इन्हीं इंडियन आईटी कंपनी से सर्विसेज लेती है। इससे क्या हो रहा है, अगर बाहर से काम कम भी आता है तब रिसेशन के कारण हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा निकाले नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ही इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स बन रहे हैं कि उन्हें इतनी ज़्यादा सर्विसेज चाहिए, इतनी ज़्यादा हेल्प चाहिए कि वो इनसे ले सकते हैं। जब से इंडिया में शार्क टैंक चालू हुआ है, इसके कारण आज शहर में क्या है यार, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों को पता है कि वैल्यूएशन क्या होती है, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, स्टार्टअप आइडिया क्या होता है, फंडिंग कहाँ से लेते हैं, वैल्यूएशन क्या होती है, सीरीज राउंड क्या होता है, सीड राउंड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये पहले पता ही नहीं था। अगर उनके पास कुछ आइडिया है, क्या वो काम करेगी नहीं करेगी, सर्वे क्या होता है, मार्केट रिसर्च क्या होता है, MVP क्या होता है, आपको भी नहीं पता, आप देख सकते हो जाके, मुझे पता है, मैं देखता हूँ ना इसलिए। तो ये पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता है, ये टर्म्स उन्हें पता है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर उनके पास कोई आइडिया है तो वो क्या करते हैं, इन्हीं सभी टर्म्स को देखते हैं कि हमारा आइडिया इसमें फिट हो रहा है। अगर हाँ तो वो इन्हीं गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया की हेल्प से अपना स्टार्टअप ग्रो करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया। इसके कारण हमारे देश में और ऐसे स्टार्टअप्स बनेंगे, फिर हो सकता है इसी स्टार्टअप्स में से कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएंगी कि, और आने वाला टाइम तो इंडिया का है, ये तो सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। हर किसी के पास ना एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और वही सॉल्यूशन एक $multi-billion कंपनी भी बन सकती है। पहले क्या होता था, हमारे घर वाले भी, आजू बाजू वाले सब यही कहते थे, हमारे दिमाग में भी ज़्यादा बिजनेस नहीं था क्योंकि उसके लिए पैसे बहुत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा है। पहले ऐसा था कि ये एक जॉब करो बात ख़त्म। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस शार्क टैंक के कारण फैमिली में भी अवेयरनेस हो रही है। अगर आज आपके पास कोई आइडिया है तो घर वाले भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है जो सच में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसमें कुछ है जो ग्रो हो सकता है, तो उसको घर वाले आज के टाइम पर सपोर्ट करते हैं कि हाँ तू कर, हम तुम्हारे साथ है। और ये सच में सच है, और यहीं पर स्टार्टअप इंडिया और शार्क टैंक इंडिया सक्सेसफुल होती है कि हाँ उन्होंने चेंज लाया, और ये बहुत बड़ी बात है। आईटी इंडस्ट्री हमारे देश को जितना ग्रो कर रही है, जितना डेवलप कर रही है, उतना ही खराब भी कर रही है। एस्टिमेटेड है कि इंडिया में 2025 तक आईटी इंडस्ट्री की जितनी टोटल एनर्जी डिमांड है उसका 7% सिर्फ डाटा सेंटर्स कंज्यूम करेंगे। और इससे का बाय प्रोडक्ट कहो या नेगेटिव रिजल्ट जो भी कहो, इंडिया में 2025 तक 5.7 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट होगा। लेकिन हम इस इंडस्ट्री को टाटा गुड बाय कुछ ही नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे देश के इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में मदद करेगी। एक है एनर्जी कंजम्पशन और दूसरा है ई वेस्ट। इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, लेकिन सच कहूँ तो यार ये
सभी फील्ड में है, सभी इसमें है। आप कोई भी काम उठा के देख लो, आपको उसमें सेम मिलेगा। किसी में कम प्रॉब्लम्स होंगी, किसी में ज़्यादा होगी। मैं अगर आपको यूट्यूब का बताऊँ, आप क्रिएटर्स देखते होंगे यूट्यूब पर जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उनके पीछे भी यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो भी इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। यही तो प्रॉब्लम्स है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। इनसे हमें सीखने को मिलता है, इन्हीं का एक्सपीरियंस हमें आगे जॉब में या किसी नए फील्ड में या लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। इन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। लास्ट में मैटर यही करता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को किस माइंडसेट से देखते हो। स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से फाइट करता है, उन्हें जीतने नहीं देता। देखो यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, तो जितना हो सके खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपने लाइफ में प्रॉब्लम से अच्छे से फाइट करो। क्योंकि एज होने के बाद आपके मन में गिल्ट ना रहे कि मैंने अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से फाइट नहीं की। तो एक ही बार लाइफ मिली है, कुछ ही दिन है, तो अच्छे से जो खुश रहो और जो करना है वो करो, अच्छे वाले काम। बुरे को मैं सपोर्ट नहीं करता। और मेरी तरफ से आपको और आपके लाइफ के लिए गुड लक, अच्छे रहो, खुश रहो। थैंक यू।